हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर के आए हैं। कल हमने केमिस्ट्री का पूरा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लगाए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाए थे। आज फिर फिज़िक्स का मैराथन लेके आया हूँ मैं, जहाँ पे हम फिज़िक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक अलग अलग क्वेश्चंस, और किस पैटर्न में आपका पेपर बनने वाला है, साइंस का पेपर जो कि सैम्पल पेपर से मैच करता हुआ पेपर, ठीक है, कैसा बनने वाला है। जैसे पेपर सेट, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, लेकिन कैसा पैटर्न होगा पेपर का, उस पैटर्न में ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को अरेंज किया है। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको पता है कि 20 नंबर तो आपका एक एक नंबर वाले क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका साइंस, उसमें आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा। ठीक है, तीनों रहेंगे। उसके साथ साथ 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, फिर 3-3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 4-4 नंबर के आपके रहते हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है, कितना लिखना है, कितना आपके लिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पेपर सेट किया हुआ है। आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है और क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। बेसिक नीड वही है, पेन कॉपी, एक वाटर बॉटल ले लीजिए। जो भी टाइम लगने वाला है 1 से 1.5 घंटे, मैंने कहा है कि 16, 17, 18 और 19 ये 4 दिन मुझे दे दो, आपके नंबर, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए हैं। बस ये क्वेश्चंस लगा लेना, अच्छे से लगा लेना और अच्छे से लिख के आना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको समझाना है कि हाँ आप कितना जानते हो। अब जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दिए उतना अच्छे से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए बस एक बार बोल दीजिए तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज फिज़िक्स की महा क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, at what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of same size as that of object on a screen? कौन सा, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ, किस प्लेस पे हम क्या रखें, ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि जो भी हमारा इमेज बने वो सेम साइज़ का बन जाए। ठीक है, सेम साइज़ का बनना चाहिए। तो कह रहा है बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बियॉन्ड, ठीक है, नहीं होगा। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि जब आप लेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो लेंस का फोकल लेंथ का जो डबल होगा, ठीक है, ये 2f, इसी पे जो जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, इस साइड 2f पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो 2f पे ही बनता है और सेम साइज़ का बनता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ समझाते चलूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चीज़ें नोट डाउन करते जानी है, आपको समझना है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हुआ, चाहे अभी न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैं लगवाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, उसी तरह से न्यूमेरिकल्स और जितने पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते थे सब कुछ मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आराम से बैठ के बस क्या करिए, देखिए और चीज़ों को समझते जाइए। ठीक है, when light is incident on a glass slab, the incident ray, reflected ray and emergent ray in the three media ABC
if n1, n2 and n3 are refractive indexes of a, b, c respectively and emergent ray is parallel to incident ray, which of the following is true। कह रहा है कि आपको यहाँ पे ग्लास स्लैब लिया गया है, ठीक है, क्या लिया गया है, ग्लास स्लैब, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है, ग्लास स्लैब लिया गया है और ग्लास स्लैब को, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ग्लास स्लैब लिया गया, ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि यहाँ पे 3 मीडियम बन रहे हैं, ए, ठीक है, ए मीडियम, ये बी मीडियम है, ये सी मीडियम, ठीक है, मतलब मान ले रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, फिर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये इमर्जेंट रे, ये तीनों अलग अलग मीडियम में है। n1 कह रहा है n1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 इसका है और n3 इसका है, ठीक है। और जब ये इंसिडेंट रे आगे की तरफ अगर बढ़ा दी जाए ऐसे करके, तो ये इमर्जेंट रे के पैरेलल आ जा रही है। क्या आ जा रही है? पैरेलल आ जा रही है। तो बताइए कि इन चारों में से, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कौन कौन से हैं? n1, n2 और n3, ठीक है। तो ये पैरेलल तभी होगा ना जब n1 क्या हो, n3 के इक्वल हो, ठीक है, देख रहे हो, n1 मीडियम n3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सेम होगा तभी तो ये पैरेलल आएगा। नहीं तो ये अगर यहाँ पे डिफरेंसेस होते, ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं बी और सी मीडियम में, ठीक है, डेंसर या रेयर का, तो यहाँ पे ये पैरेलल आता ही नहीं। इमर्जेंट रे आपने ग्लास स्लैब का ये पूरा देखा हुआ है, इस तरह का देखा है ना। यानी पहला वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और तीसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और बराबर किसमें है, किसमें भैया, किसमें है, ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि इसमें बराबर है, इस वाले में, चौथे वाले ऑप्शन में। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, देखिए पढ़ते हैं। केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर दैन वाटर, ठीक है। केरोसिन जो है, केरोसिन ऑयल जो होता है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्टिकली वो डेंसर होता है और वाटर से। ऑल दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर। मास डेंसिटी इसकी जो होती है वो लेसर होती है वाटर से, ठीक है। रीज़न क्या दिया है? द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड्स वेदर द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट प्रोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक ऑप्टिकली, पहला तो स्पीड कौन डिसाइड करता है, कि स्पीड से डिसाइड होता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है कि डेंसर है। दूसरी चीज़ दी हुई है कि अगर डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो इट मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। और यहाँ पे पहली चीज़ दी हुई है ना कि ये लेसर मास डेंसिटी होती है उसकी वाटर से, ठीक है। यानी ये दोनों बातें क्या हो रही हैं, दोनों बातें सच बोली जा रही हैं, सही बोली जा रही हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, असर्शन रीजन का। क्योंकि आपने असर्शन रीजन में पढ़ा है कि पहला ऑप्शन क्या होता है, ए, और असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न में नहीं दिया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, असर्शन सही है, रीज़न गलत है, और चौथा क्या होता है, दोनों गलत हैं, ठीक है। यही तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है ना, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर है तो ये कहाँ से पता चलेगा? स्पीड से पता चलेगा। तो स्पीड से पता किया है। यहाँ पे मास डेंसिटी कह रहा है कम होगी, यहाँ पे कह रहा है कि कभी जो ऑप्टिकली डेंसर होते हैं वो मास डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती ही नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। तो ये रीज़न है, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या किया गया है, एमसीक्यू में रखा गया है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको देखिए किस तरह से ये क्या है, क्या चीज़ें हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस पे आएंगे, यानी क्वेश्चंस पे आएंगे। कह रहा है एक सनी डे में क्रिस लुक्ड एट द स्काई थ्रू अ वाटर फाउंटेन, ठीक है, वाटर फाउंटेन से वो देख रहा है। वॉज सरप्राइज टू सी अ रेनबो इन द स्काई। वो उसको क्या दिख रहा है, एक स्काई में एक रेनबो टाइप दिख रहा है, ठीक है, वाटर फाउंटेन से, ठीक। तो कह रहा है कि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप बताइए कौन सा सही होगा, क्या ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ सन
व्हेन क्रिस ऑब्जर्व्ड अ रेनबो इज, किस तरह होगा लोकेशन? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको बताया गया है, ठीक है, बताया गया ना कि अगर इधर सन है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं मान लीजिए ये कृष है, ठीक है, ये कृष है, तो हमेशा जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे इस साइड में कहीं रेनबो दिखेगा कि नहीं? ठीक है, दिखता है ना, ऐसे ही तो दिखता है, अपोजिट साइड ही तो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी है नहीं ना, तो इधर दिखेगा, तो यानी कि अपोजिट होगा ना, इसके बिहाइंड तो होगा, इधर देख रहा होगा ये, ठीक है, तो बिहाइंड हिम, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहाइंड हिम। ठीक है, क्लियर हुई? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है? उसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व्ड है? पहला रिफ्लेक्शन, नहीं, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। दूसरे में क्या दिया है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, देखते हैं फिर से, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। ठीक है, नहीं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, यानी ये यहाँ पे स्कैटरिंग तो हो ही, स्कैटरिंग वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इंटरनल, अंदर से ही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये देखो, ये यहाँ से दिख रहा है कुछ, ठीक है, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, 4 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। देखो 4 नंबर, केस बेस्ड स्टडी, लेकिन एमसीक्यू था इसलिए मैंने इस पोर्शन में रख दिया। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन वाटर फाउंटेन इज एक्ट एज, किस की तरह वर्क कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में? तो ऑब्वियस ही बात है कि ये रेनबो में प्रिज्म की तरह वर्क कर रहे हैं। भाई रेनबो बना रहे हैं तो स्कैटरिंग कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं पूरा, ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वाइल इंटरिंग इन द ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स, क्या हो रही है सनलाइट? तो क्या कौन कौन सी चीज़ें सनलाइट के साथ हो रही है? पहला रिफ्रैक्ट ओनली, नहीं, रिफ्लेक्ट तो केवल रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स्ड। ठीक है, उसके बाद दिया है फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंड देन डिस्पर्स्ड वाइल कमिंग आउट द ड्रॉपलेट। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है और डिस्पर्स हो रही है, यही तो हो रहा है, हाँ, डिस्पर्जन हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लो, यहाँ से सनलाइट गई, रिफ्रैक्शन हुआ और उसके साथ साथ डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन। ठीक है, लाइट टूट गई अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, कलर, अलग अलग कलर्स में। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट उसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, 4 नंबर यहाँ से आपको मिल गए, आराम से मिल गए कि नहीं? देखो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, स्मूथली आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समझ लेना है करना क्या है, देन उस पर काम करिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 39 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, तो उसमें ही कंप्लीट करना है, इसलिए आपको अपना क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, कि हम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले कर लिया, या जो भी आप मैनेजमेंट करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा ऐसा ही करो, लेकिन आपको जो चीज़ें आ रही हैं वो पहले इत्मीनान से लिख लो, अच्छे से लिख लो, फिर जो सोचने वाले हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे दो, कि लास्ट में इनको टाइम दे के आराम से लिखेंगे। ठीक है, पहले ही सोचने पर टाइम बता दो कि पता चला जो आ रहा था वो भी चला गया, उसको भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो गिल्ट नहीं रहना चाहिए एग्जामिनेशन के बाद। ये हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आपको एग्जामिनेशन के पास आपके पास कोई गिल्ट नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं कहना है कि सर एक क्वेश्चन छूट गया, सर ऐसा हो गया, सर ये हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ़ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ठीक है, तो और इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिला है RS। ठीक है, तो अगर पहले कनेक्ट किया गया है सीरीज में और इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS मिला है, तो सीरीज में कनेक्ट होने पे 32 हो जाएगा, 32 ओम।
हाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर उनको क्या किया गया है, उनका रेजिस्टेंस उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी मिला है। तो आरपी क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। जब रेजिस्टेंस जब सीरीज में ऐड करते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो उनका रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा क्या, 4/8 दैट इज 1/2 और इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी आरपी की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 1/RP है ना, तो RP की वैल्यू आ जाएगी 2। अब कह रहा है कि रेशियो बताओ RP अपॉन RS, RS अपॉन RP क्या होगा, तो RS अपॉन RP इज इक्वल टू 32/2 32/2 यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ डोमेस्टिक electric circuit the wiring with 15 ampere current rating is for electrical devices which have, कह रहा है इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक सर्किट में, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उनमें वायरिंग अगर 15 एम्पियर के करंट की कराई जा रही है, ठीक है, द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, किस तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए होता है, तो पहला हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, चलिए देखते हैं, लो पावर रेटिंग सच एज फैन नहीं, मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग कभी नहीं, नॉन मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग कहीं, ये तीनों ऑप्शंस कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि हम 15 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, ज़्यादा करंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जिससे ज़्यादा हाई पावर रेटिंग हो ना, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी गीज़र्स या ऐसे कोई आप वो लगा रहे हो पानी गर्म करने वाला, ये तो गीज़र ही होता है, ठीक है, और भी होते हैं आयरन, ठीक है, जो कपड़े प्रेस किए जाते हैं, ठीक है, ब्लोअर्स यूज़ होते हैं, हीटर्स यूज़ होते हैं, तो उनके लिए फ्रीज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में, ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। तो ये 50 जब हाई एम्पियर की करंट अगर यूज़ की जा रही है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वो हायर पावर रेटिंग्स के लिए ही होगा, ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए और बताइए, फिर कमेंट करिए, तो वीडियो को पॉज करिए तुरंत और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा होगा, ठीक है। देखो ये ऐसा रीज़न पढ़ने नहीं जाते हो तुम लोग, क्या करते हो, छोड़ देते हो ऐसे ही कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में आराम से आंसर कर लेंगे, अरे 1 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो, ख़त्म करो, ठीक है, और समझने में भी टाइम लगा देते हो, समझो और आराम से करो, ठीक है, करो। चलो मैं बताता हूँ। The strength of magnetic field produced as a center of current carrying coil increases on increasing the number of turns in it, ठीक है। आपको पता है कि सोलिनॉइड के केस में जब कॉइल्स ऐसे होते हैं तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपको बताया गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के होता है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब बात सही कह रहा है पहला वाला, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरा रीजन क्या दे रहा है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द एमएफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप, ठीक है। क्या कह रहा है कि करंट जो हर एक सर्कुलर टर्न में होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न, हर टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो ऐड अप हो जाती है, जुड़ जाती है, और इसीलिए स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बात इसका पूरा रीज़न ये पूरा डिफाइन कर रहा है कि नहीं, देखो बहुत आराम से समझा गया है हम लोग, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सारे जो मैग्नेटिक फील्ड हैं अलग अलग टर्न्स के वो ऐड ऑन हो जाते हैं, ऐड ऑन होंगे तो ऑब्वियस ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो कुछ नहीं था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ था भैया, कुछ था, बताई दो, हैं नहीं था, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वाइट लाइट है, इसमें से 3 और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शंस में करेक्ट करना है कि वाइट लाइट यहाँ से पड़ रही है, ठीक है, वाइट लाइट यहाँ से पड़ रही है और ये डिस्पर्जन हुआ, ठीक है, स्प्लिटिंग हुई इसकी, ठीक, तो ये
ए और बी बन रहा है, एक ए बन रहा है और ये बी बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ कलर कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ए कलर ऑफ ए कैसा है, कलर ऑफ ए देखो लेस, ठीक है, बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ है। कम डिफ्लेक्शन का मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जब वाइट लाइट में सबसे वेवलेंथ ज़्यादा किसकी होती है, रेड की होती है, ठीक है। और ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट का होता है। तो यानी ए वाला रेड होगा, बी वाला वॉयलेट होगा। तो ए रेड बी वॉयलेट किस में है, सी वाले ऑप्शन में, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें। कुछ है क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, फिर से असर्शन रीजन है और फिर से आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट, सही बात है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म वर्चुअल होता है, मतलब पहला असर्शन तो सही है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ऐसा, अच्छा, इससे कोई नाता रिश्ता है, कोई नाता रिश्ता नहीं है ना, नहीं है, तो मतलब ये दोनों बातें सही तो हैं, ठीक है, सही तो हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोड्यूस्ड इन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सीधा तो होता नहीं है भैया, ठीक है। आपको एक चीज़ पढ़ाई गई है कि जो सोलिनॉइड होता है, ठीक है, ये वर्क करता है किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं ना, ठीक है, ऐसे होती हैं कि नहीं, हाँ, याद है, कुछ याद आ रहा है, कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में, इस तरह से, ठीक है, होती है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा होगा, पहला वाला तो होने से रहा, ठीक है, पहला वाला तो होने से रहा, नहीं होगा ना पहला वाला, हाँ, सीधे तो होगा नहीं, ये गलत है, ये स्ट्रेट कंडक्टर में होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी है सोलेनॉइड का, अब देख के बता सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं सोचा थोड़ा सा समझा दूं। चलिए, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, अपनी स्क्रीन क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। बस आगे बढ़ें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है, कहाँ रखा गया है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, एट इन्फिनिटी पे रखा गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर रेस्पेक्टिवली, कॉन्वेक्स मिरर इनफाइनाइट पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ और क्या कहा है, फोकल लेंथ का और साइन कन्वेंशन इमेज का, इमेज डिस्टेंस का, दोनों का साइन कन्वेंशन बताइए। तो ऑब्वियस ही बात है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता ही है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता ही है। दूसरा, फोकल लेंथ पे ही इमेज बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से ही क्या होगी, मेज़र होगी, और मेज़र होगी तो वो किधर होगी, राइट डायरेक्शन से, ठीक है, पोल की तरफ आएंगे, राइट से पोल की तरफ आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कार्टेशियन, जो न्यू कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मुझे लगता है ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर, करेक्टली मार्क्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लें, हाँ देखिए, करेक्टली मार्क्ड कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है आई, ठीक है, आई यहाँ पे दिया है, मतलब आई करेक्टली मार्क्ड नहीं है, तो पहले तो ऑप्शन में जहाँ जहाँ आई दिया है वो गलत हो जाएंगे, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद
क्या कह रहा है आज, आर आर क्या होता है, आर तो यहाँ पे आर क्या होता है, आर जो होता है वो ये जो नॉर्मल बना है, ये वाला नॉर्मल जो बना है, इससे इसके और लाइट के बीच की डिस्टेंस, लाइट के बीच एंगल जो बनेगा वो होता है। तो आर यहाँ दिया हुआ है इस साइड में, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आर, ठीक है, होना कहाँ चाहिए, यहाँ होना चाहिए आर, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिखा, मैं मिटा दे रहा हूँ। देखो देखो ध्यान से कि हमारा ये नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल से और इन रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा ना। ये तो इधर बना रहा है आर को, तो गलत है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ई कहाँ बन रहा है, ई देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जो बना है इसके बीच बन रहा है, तो ऑब्वियस ये नॉर्मल और ये लाइट जा रही है तो इनके बीच बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये ई होगा, ठीक है। होगा कि नहीं, होगा ना, ई होगा, ठीक है, यानी ई सही है। अच्छा डी भी सही है, यहाँ पे डी भी सही है कि नहीं, ठीक है, डी सही है, नहीं, डी भी गलत है, यहाँ पे डी भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। डी क्या होता है, डिफ्लेक्शन, यहाँ पे डी डिफाइन होता है ना इस जगह पे, तो यहाँ पे तो डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं डी क्या होता है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ से और यहाँ से नापेंगे ना, इसके बीच में, इन दोनों लाइट रेज के बीच में, ठीक है, यानी डी भी गलत है, डी गलत है तो मतलब क्या सही है, ई सही है। हाँ डी कहाँ है, इसमें ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, क्या सही है, ई। और ये क्या होता है, ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो पूरा इमेज वही चीज़ें हैं कि डिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल वो क्या होता है कि यहाँ से ये लाइट रे गई और उसके बाद यहाँ से फिर जब ये डिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और इनके बीच का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहलाता है ना। हाँ कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितने एंगल से हुआ, ये तो यहाँ पे डी तो यहाँ पे दिया हुआ था, नीचे की तरफ तो हो ही नहीं सकता, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप करके दिखाएंगे, कुछ है नहीं। देखो कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत आसान, मुझे देखने में ही लग रहा है कि कुछ आसान ही होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट शोन इन फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, इसमें डायग्राम में शो हुए हैं, करेक्ट उनका क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंसिंग लगानी है। सीक्वेंस नहीं कर पाओगे, हाँ किसका सीक्वेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ दिया है, 2 नंबर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 4 नंबर पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ है, लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। हो गया है, HW देने जा रहे थे लेकिन ठीक है कोई नहीं, ठीक है। सॉल्व करिए, अपने मन से भी सॉल्व करिए, क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ से शुभारंभ 2 नंबर के क्वेश्चन सा हो रहा है। यहाँ तक अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सभी 1 नंबर के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिसमें हमने असर्शन रीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म किए हैं। एक केस स्टडी भी पढ़ा है जिसमें 4 MCQs थे, ठीक है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला वाला क्या है भाई देख लो, VI ग्राफ बना है, कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, 2 कंडक्टिंग वायर्स A and B are shown as if both wire are same length and same diameter, ठीक है। which of the two is made of material of high resistivity, give reason for justify your answer। जहां ये लिखा होता है ना ये बात, जस्टिफाई और आंसर, यहाँ जस्टिफाई कर दीजिएगा हर एक पॉइंट, ये नहीं कि सीधे आप लिख के चले आएँ कि हाँ ये वाला ऐसा है, नहीं, उसका रीज़न आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो ये नंबर जो 2 दिख रहे हैं ना इसमें से एक ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्टीशन किए होते हैं कि इतना नंबर इस पे, इतना नंबर, हो सकता है कि 1.5 नंबर इस पे जस्टिफाई पे दे दिए हो, आधा नंबर केवल हो इस पे हो पहले वाले क्वेश्चन में, तब तो आप आधा नंबर करके आओगे, ज़्यादा वाला छोड़ के आओगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें जस्टिफिकेशन आपको देनी होगी। चलिए तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, हाँ ध्यान से,
कि वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ में बी का ग्राफ यहाँ बन रहा है और ए का ग्राफ यहाँ बन रहा है, ठीक है। अच्छा, वी आई ग्राफ कब बनता है हम ये जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये जानते हैं। अब वी डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चेंज आएगा करंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ठीक है। अगर इस केस में बी वाले केस में देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आराम से एकदम सेम कॉन्स्टेंटली ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो बी और ये जो लाइन बनी हुई है कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करिए। अच्छा, बी के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, हाँ, बी के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा आपको दिख रहा है ना, ये सेम क्वांटिटी में आगे की तरफ चलता चला जा रहा है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम नीचे की तरफ है ना, तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, तो आर बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आर ए से, रेजिस्टेंस ज़्यादा कम होगा, हाँ, किसका, ए का, तो ऑब्वियस ही बात है आप क्या पढ़े हुए हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी एल बाई ए, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट हो गए, ये इतना तो कांस्टेंट है, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। किसकी रेजिस्टिविटी, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर बी का, बी वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टिविटी बी की ही ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि एट कब कब ये जस्टिफाई में क्या लिखेंगे, व्हेन एल बाई ए आर कांस्टेंट, यानी क्या, when the wires are of same length and same diameter, resistance is directly proportional to its resistivity and resistance of B component, ठीक है, B wire is greater than resistance of A according to the graph, that is why resistivity of B is higher। समझ में आया, ठीक है, इतना ही लिख के आना है, इतना ही लिख के आना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है इससे ज़्यादा, ठीक है। अब देखो इतना लिख दिया, कंप्लीट हो गया, कुछ होना ही नहीं है उसके बाद, ठीक है, समझ में आया, कुछ करना ही नहीं है, 2 नंबर मिल गया आराम से, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द मटेरियल किसका ज़्यादा होगा, तो बी का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, और जब सेम लेंथ सेम डायमीटर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी के, इसलिए रेजिस्टिविटी ऑफ बी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सो हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 resistors each of resistance 6 ohm so that combination has resistance of 9 ohm, also justify your answer। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको रेजिस्टर्स 3 रेजिस्टर दिए गए हैं, तीनों 6-6 ओम के हैं, तीनों कितने के हैं, 6-6 ओम के हैं। कह रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन करो कि केवल हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आए वो 9 ओम का आए, उससे ज़्यादा ना आए, ठीक है। ऑल्सो जस्टिफाई और आंसर, और जस्टिफाई भी करो आंसर को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट कर दूँ, किसमें, सीरीज़ में, और उसके बाद एक को इन्हीं के पैरेलल कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, एक को क्या कर दूं, इनके पैरेलल कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो काम हो जाएगा। कैसे, 6 ओम इसका, 6 ओम इसका, कितने हुए 12, और 6 ओम इसका, ठीक है, हाँ 6-6 12 हो जाएगा, 12, और यहाँ पे 9 ओम ले आना है ना, ओ नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, गलत हो कर दिया हमने, ठीक है। और किस तरह होगा, कोई और कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि हमने 2 को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ठीक है, 2 को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ठीक है, एक को कनेक्ट किया दिया किसमें, सीरीज़ में, तो 6 ओम इसका, 6 ओम इसका, और 6 ओम इसका, ठीक है। अच्छा, पैरेलल वाले जो होते हैं, पैरेलल वाले ध्यान से देखिए, पैरेलल वाले जो होते हैं ये कैसे कनेक्ट, कैसे होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल वाला देखो, पैरेलल वाला जब हम ऐड करेंगे तो 1/6 + 1/6 करेंगे इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा,
2/6 दैट इज़ 1/3, और यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा 3, ठीक है। और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE आ गया, ठीक है। इन दोनों को, इसको सॉल्व करने पे RE आ गया, ठीक है। और उसके बाद R जो रेजिस्टेंस है तीसरा वाला, ठीक है, R3 यहाँ पे है, वो कितना है 6 ओम। तो ये दोनों सीरीज में आ गए, और सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है, डायरेक्टली एडिशन। तो RE प्लस R3 हो जाएगा कितना, 9 ओम। ये हो गया रीजन, ये हो गया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो जस्टिफाई क्या करना है, जस्टिफाई यही आपको, यही डायग्राम बना के उसको शो कर देना है, बस इतना ही जस्टिफाई करना होगा। क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सर जी पिंक कलर यूज़ किया जाए, पिंक कलर आपका पसंद है क्या? नहीं नहीं नहीं, पिंक कलर पसंद नहीं है, ठीक है। बस सब आगे आ गया था, चलो चेंज कर लेता हूँ तुम्हारे चलते, ठीक है, कह दिए हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई? क्यों 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती? उसका रीज़न सेम, सिंपल सा, बहुत सहज सा रीज़न है। हम लोग को भी उस टाइम पे बताया गया था, आपको भी मैं वही बता रहा हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टाइम पे कहीं इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मान लीजिए 2 मैग्नेट हैं, दोनों मैग्नेट को एक पास ले आ रहे हो, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई, तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 2 डायरेक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, एक मैग्नेट का अपनी तरफ डायरेक्शन होगा, दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपनी तरफ डायरेक्शन होगा। तो एक सेम पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया। देखो मैं इसीलिए एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिससे आपको पता रहे कि कितना लिखना है। आप एक्यूरेट लिख के आओ, ठीक है, उतना ही, बहुत कथा कहानी नहीं लिखनी है। कथा कहानी लिख के आओगे तो वैसे घुमा के जब लिख के आओगे तो घुमा के एग्जामिनर नंबर दे देगा, तो घुमाना नहीं है उसको, ठीक है। पता चला किसी से लड़ वड़ के आया घर पे तो और नंबर काट लेगा, ठीक है, जो लिखे रहोगे, तो घुमाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ डायग्राम सपोर्ट योर आंसर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है ना, ठीक है, यानी बराबर, तो बराबर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेंगी हमेशा, एक इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसी ही आपको इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस मिलेंगी जहाँ पे हम बराबर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म। तो यही डायग्राम बना के चले आइएगा, बस समझ में आया, समझ में आया। सब क्वेश्चन जितने हैं ना, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और सब आए हुए भी क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है आ जाए, ठीक है। ऐसा पेपर सेट ही किया है मैंने कि इस तरह के क्वेश्चंस ही हैं आपके लिए, ठीक है। और इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 20 तारीख को देख लेना, आके यहीं कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्कैटरिंग, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? तो फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना कि लाइट जब आती है, ठीक है, लाइट जब ट्रैवल करती है, प्रोपगेशन करती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से, लार्ज ऑब्जेक्ट से, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट से टकरा सकते हैं, उनसे टकरा के उनका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब स्काई, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, ब्लू क्यों दिखता है? इसका सिंपल सा रीज़न है कि जितने भी लेस वेवलेंथ वाली लाइट्स होती हैं, कम वेवलेंथ वाली लाइट्स, वो जल्दी स्कैटर हो जाती हैं। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे तो उनसे टकरा के वो कलर क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो हायर वेवलेंथ की लाइट होती हैं वो ज़्यादा दूर तक जाती हैं, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसीलिए जो लास्ट की जो विबग्योर में, ठीक है, यानी वाइट लाइट में विबग्योर होता है, ठीक है, विबग्योर, जिसमें से किसका, इसका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब का वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से ये ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, और स्कैटरिंग की वजह से, ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं स्काई में और एटमॉस्फियर की वजह से, और इसी वजह से हमें जो क्लियर स्काई होती है वो ब्लू दिखती है, ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन आया था कि मून पे ऐसा पॉसिबल है क्या कि मून से भी हम क्लियर स्काई देखें और ब्लू कलर की देखें स्काई? तो मून पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फियर नहीं है। वहाँ पे लाइट आएगी तो, लेकिन स्कैटर नहीं होगी, एटमॉस्फियर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है,
ठीक है, समझ में आ रही बात? लाइट आएगी लेकिन हमें ब्लैक एनवायरनमेंट ही दिखेगा, समझ में आया? एटमॉस्फेयर नहीं है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ देखिए, कह रहा है अन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इज इन हाइट is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. ठीक है, at what distance from a mirror should a screen is placed to obtain a sharp image? Calculate the height of image. कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले तो इन सब में, इन सभी क्वेश्चन में मैं कहता हूँ हमेशा गिवन चीज़ें लिख लो। तो हाइट जो है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यू दिया हुआ है, यू हमेशा 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस में ही रहेगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है। ठीक है, कॉन्केव कॉन्वेक्स किसी मिरर में माइनस में ही रहता है। फिर कह रहा है फोकल लेंथ यहाँ पे माइनस में होगी क्योंकि कॉन्केव मिरर की बात की जा रही है, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि आप निकालो क्या, वी निकाल लो। तो वी 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v + 1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/f, ठीक है, कितना है 1/f कितना है? 10 है ना, -10 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1/15। ठीक है, तो ये -15 इधर जाएगा, 1/-10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? 15 और इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ से -3 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v, यानी दिस इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू आ गई -30। ठीक है, -30 आई, मतलब कहाँ पे इमेज बन रहा है? ठीक है, -30 सेंटीमीटर, यानी फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर के फ्रंट में ही बन रहा है। ठीक है, अब हाइट निकाल लिए, तो हाइट मैग्नीफिकेशन से निकलता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? मिरर के लिए -v/u होता है कि नहीं? और इज इक्वल टू h' होता है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे? डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे ना, इतना छोटी सी चीज़ है, फाइंड आउट कर लेना। 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तुरंत मिलेंगे, ये एक क्वेश्चन लगाने पे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है भाई? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, बता दो। क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? ये कहता है कि जो हीटिंग है, ठीक है, जब हम लाइट, ठीक है, क्या करते हैं, जब ट्रेवल करती है तो पावर कंजप्शन जो होता है, हीटिंग जो आती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के, कि कितना देर तक करंट वहाँ से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी कितने नंबर का है भाई? 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद वही, और वहीं से ये फॉर्मूला बना है हीटिंग का, I²RT। ठीक है, I²RT का फॉर्मूला यहीं से आया है। ठीक है, इसी वो तीनों चीज़ें मैंने बताई उसी से आया है। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बल्ब्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये समझ गए ना, इसको लिख लोगे ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, स्टेटमेंट वही था। तो 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द लाइन ऑफ सप्लाई ऑफ वोल्टेज इतना। ठीक है, करंट बताना है, करंट कितना सप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ निकाल लें, क्या करना है? करंट इज इक्वल टू क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आप जानते हो पावर अपॉन वी होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट पावर अपॉन वी होता है, तो आई इज इक्वल टू कितना? यहाँ पे 100 अपॉन, ठीक है, पावर 220। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर में कितना आ जाएगा? एम्पियर देखो, एम्पियर में आ जाएगा, डिवाइड करिए, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे डिवाइड होगा तो, और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू, पैरेलल में कनेक्ट हुआ है ना, 60 अपॉन 220। ठीक है, इसको कनेक्ट करोगे तो 2 से मान लो कटता भी है तो 5/11 आएगा, 5/11 एम्पियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया तो यहाँ पे 3/11 आ जाएगा।
एम्पियर। अब कह रहा है कि कनेक्ट किया गया उनको पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा जो करंट होती है उसका एडिशन हो जाता है कि नहीं, ठीक है। आप जानते हो कि पैरेलल में कनेक्शन होता है तो करंट अलग अलग जाती है, वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग है। सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो सेम करंट दोनों के थ्रू फ्लो होगी, लेकिन अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो दोनों के थ्रू करंट अलग अलग जाएगी, लेकिन उनका एडिशन जो होता है वो कंप्लीट करंट के बराबर होता है, टोटल करंट के बराबर होता है। तो पूरी करंट हमको निकालनी थी तो टोटल करंट निकाल लें, 5/11 प्लस 3/11, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8/11 एम्पियर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? कोई दिक्कत? कुछ था? ये फॉर्मूला कहाँ से है भैया? तो ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। हाँ, पावर का फॉर्मूला P=VI होता है, पावर का ही फॉर्मूला होता है V²/R, और पावर का ही फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, I²R बन जाएगा, ठीक है। ये भी तो फॉर्मूला बनेगा। देखिए पावर का यही फॉर्मूला होता है, I²R बनेगा, I²R पावर, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि पावर डिसिपेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगाना है तो आपको पावर के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं, जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पावर का मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मुझे याद था, तुरंत लगा दिया हमने। अब आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, करंट निकालना है, कैसे निकालें, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है तो कैसे निकालें, तो सीधे फार्मूला लगाओ ना, फार्मूला याद है तो, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, हाँ आगे बढ़ें। ये P=VI था तो यहीं से निकला है I=P/V। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, नहीं आया? आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसको पता करना है तो कौन सा रूल लगाते हैं भैया, कौन सा रूल लगाते हैं, ठीक है, कौन सा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, यही तो लगता है। यानी पहला वाला हो जाएगा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। कि क्या कहता है मैक्सवेल का राइट थंब रूल, कि अगर आप अपने हैंड को, राइट हैंड के थंब को, ठीक है, आप किस डायरेक्शन में रख देते हैं, मूविंग करंट का डायरेक्शन में रखते हैं, और अपने उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ेंगी उसी डायरेक्शन में वो डायरेक्शन डिफाइन करेगा किसकी डायरेक्शन को, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, यही कहता है मैक्सवेल का, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स की बात आ गई ना, तो क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बस यही तो, ठीक है, कि आपको लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियों को क्या करना है, ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर करना है, और उसके बाद यहीं से आपका क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्टली आपको इसी को लिख देना है। समझ में आया? क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? ये यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे लिखा है फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ही इतने बात आई तुरंत आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, ठीक है। समझ में आया? अच्छा 3 नंबर यहाँ से मिल गए देखते देखते, ठीक है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वही वाला हेल है कि क्या से क्या 3 नंबर मिल गए देखते देखते 2 मिनट में। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रहा है आपको कि यहाँ पे, वेट अ मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, R। ठीक, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी डेसिपेशन, रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेशन,
ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, कितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम में डिसिपेट हो रही है, उसी को तो पावर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब इनको एक्सप्रेस करना है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें, तो अभी बताया है फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, ठीक है, इसी टर्म्स में क्या करना था, एक्सप्रेस करना था, सीधे लिख दो, ठीक है, समझ में आया। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको कि अगर यहाँ पे लेट करके ऐसे लिखिएगा कि लेट, लेट V इज इक्वल टू, V डिफाइंस द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, R डिफाइंस द रेजिस्टेंस, ठीक, R डिफाइंस द रेजिस्टेंस एंड P डिफाइंस द पावर। तो क्या हो जाएगा 10 पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R। डायरेक्टली आपको कह रहा है एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और पूरा इसको डिफाइन कर लीजिएगा, क्या, पावर डिसिपेशन, ये फॉर्मूला भी वहाँ लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू होता है जितना एनर्जी कंज्यूम हुई है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है अपॉन टाइम, उससे डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब चलिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, अब ये तो 2.5 नंबर का यहाँ से हो गया पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दूँ, लिख लीजिएगा, ये सब लिखना है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है आई थिंक, ठीक है, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ठीक है, कमेंट भी आया था कि सर पावर और हीट डिसिपेशन के कुछ क्वेश्चंस लगवा दीजिएगा, तो उसी तरह का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। एन ओवन इज डिजाइन टू वर्क इन अ मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 5 hours, कैलकुलेट पावर रेटिंग ऑफ ओवन, करंट ड्रॉन बाय ओवन और रेजिस्टेंस ऑफ ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। 3 क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और तीनों का जवाब आपको बहुत आराम से मिलेगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कह रहा है, पावर रेटिंग निकालनी है ओवन की, पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। कह रहा है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, 11 यूनिट्स। अच्छा, एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, 1 किलोवाट-आवर होती है, होती है कि नहीं। तो एनर्जी कंज्यूम कितना है, 11 किलोवाट-आवर, ठीक है, और टाइम कितना दिया है आपको दिया है 5 आवर्स। तो आवर से आवर गया, 11 से ये 5 को काटेंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 5 से घटेगा तो आई थिंक 2.2 आएगा, ठीक है, 2.2 आएगा। और किलो वाट में आ रहा है, तो किलो वाट को कन्वर्ट कर दो तो 2200 वाट आएगा। पावर कितना आ गया, 2200 वाट, पावर कितना आ गया, 2200 वाट। फिर कह रहा है करंट ड्रॉन बाय ओवन से कितना करंट ड्रॉन होगा, तो I इज इक्वल टू, अभी बताया गया है, पावर अपॉन V होता है 2200 अगर आपका पावर है, और यहाँ पे V कितना दिया है, V 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट 0 डिवाइड करेंगे 10 एम्पियर आएगा करंट। पता चल गया, 10 एम्पियर करंट आ गई। कोई दिक्कत है, अभी तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सब। 10 एम्पियर करंट आ गई। अच्छा, करंट आ गई तो अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाओगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप भी जानते हो, अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, V²/R, V²/P आएगा फॉर्मूला, V²/P। और V भी पता है, 220 का स्क्वायर कर देंगे 220, और P पता है 2200, ठीक है, पता है कि नहीं। 1 0 से 1 0 हो गया, 22 से ये कितने बार में कटा, 10 बार में, 10 से ये कटेगा कितने बार में, 22 बार में, 22 ओम आ जाएगा, 22 ओम आ जाएगा। सीधे कुछ था, अब बता दो, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, सिंपल सा। 5 नंबर आपको मिल गए, आराम से मिले। बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए। शांत रखेंगे, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, लग जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, फिर हम करेंगे। थैंक यू आपको। 2 क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पे और शेयर करने वाला हूँ। ये 4 नंबर का 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं
4 नंबर का क्वेश्चन है, केस बेस्ड है, ठीक है, केस बेस्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ थ्री कॉन्केव मिरर्स ए बी सी, ठीक है, तीनों कॉन्केव मिरर्स का डेटा दिया है ए बी सी और रेस्पेक्टिवली, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दी हुई है। इन विच ऑफ द अबव केस, ठीक है, पहले वाले का 20 फोकल लेंथ है और 45 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। हाँ, तो यहीं से समझ लो कि अगर 20 फोकल लेंथ है और 45 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड सी होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। 15 पे है तो यहाँ पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। यहाँ पे 30 पे फोकल लेंथ है और 20 पे रखा गया है, मतलब पोल और फोकल लेंथ के बीच में होगा, फोकस के बीच में होगा, होगा कि नहीं, फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव केसेस मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी इमेज रहता है तो हमेशा सेम साइज ऑफ इमेज बनता है। जब पोल और फोकस के बीच रहता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, बड़ा बनता है, पीछे बनता है कि नहीं। बियॉन्ड सी जब रहेगा तो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, यहाँ साइज छोटी हो जाती है तो साइज डिमिनिश्ड हो जाएगी। यानी पहला वाला केस जो है ए वाला, जस्टिफाई और आंसर में क्या करेंगे, इसका इमेज बना के अब दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि बियॉन्ड जब ये मान लीजिए कॉन्केव मिरर यही है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस है, ठीक है। यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है और यहाँ से ये एक इमेज हो गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, फोकस से ले जाएंगे, ठीक, फोकस से ले जाएंगे तो यहाँ से यहीं से चला जाएगा, यहीं पे छोटा सा इमेज बनता है कि नहीं, बनता है ना। यानी ए वाले केस में क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन केस 2 के केस में 2 प्रॉपर्टीज आप बताइए। तो 2 प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पहली प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी बतानी है। पहली प्रॉपर्टी सेम साइज ऑफ इमेज, दूसरे केस में सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है ना, तो सेम साइज होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, ये पहला सेकंड वाला क्वेश्चन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इरेक्ट बनेगा एंड रियल बनेगा, ठीक है, ठीक है, रियल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, समझ में। उसके बाद थर्ड का ए और बी करके 2 दिया हुआ है, कह रहा है दोनों हम पढ़ेंगे, दोनों हम समझते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। हाँ मिटा दूं, चलिए मिटा दिया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द सी के द्वारा जो नेचर होगा इमेज का और साइज होगा वो दोनों बताइए। तो थर्ड वाले में जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। अच्छा वहाँ वर्चुअल रियल एंड इरेक्ट लिख दिए थे क्या, रियल एंड इरेक्ट नहीं रहेगा, रुकिए मैं कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे इरेक्ट नहीं होगा, ये इन्वर्टेड होगा, मैंने गलत लिख दिया। हाँ यहाँ इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। रियल इमेज जब भी बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। रियल जब भी इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनता है। गलती हो गई भैया, हैं ऐसे जल्दीबाजी में तुम लोग भी गलती कर देते हो मुझे लगता है, इसीलिए नंबर कभी कभी क्या हो जाते हैं, कम आ जाते हैं। प्री बोर्ड में ऐसे ही नंबर कम आए होंगे, इसीलिए तुम लोग घबराए हुए हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो ये सी वाला, तो नेचर क्या होगा, पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ दूसरा क्या होगा कि ग्रेटर लार्जर साइज होगी, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द कहाँ बनेगा, मिरर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है साइज, तो साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद रे डायग्राम भी बनाना है और जस्टिफाई और आंसर, ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर एंड फोकल लेंथ 12, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। अच्छा 18 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 12 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, मतलब क्या हुआ, 12 अगर फोकल लेंथ है, 12 का डबल 24 होगा और उसके बीच रखा गया है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा गया है। तो पोजीशन क्या होगी भाई, तो पोजीशन होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा,
ठीक है, बियॉन्ड सी बनेगा इमेज। किस केस में? इस केस में। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुई? याद रखना पड़ेगा आपको, वो जितने भी हैं इमेज फॉर्मेशन वाले जितने भी हैं, ठीक है, वो सब याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा तभी ये सब डिफाइन कर पाओगे तुरंत तुरंत, नहीं तो बैठ के बनाओगे टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, वैसे यहाँ बनाना भी है, ठीक है, लेकिन इस केस में बनाना है, ठीक है, थर्ड वाले केस में, लेकिन जिसमें नहीं बनाना है उसमें डायरेक्ट लिख दो, काम खत्म। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बनाने बैठोगे तो बनाते रह जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको मैं यहीं डिफाइन कर रहा हूँ। एनालाइज करना है, एनालाइज द ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग द वेरिएशंस ऑफ इमेज वी दिया है विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो तुम लोग डरते हो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, कह रहा है कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट बताना है। क्या क्वेश्चन है ये, आपको फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको कह रहा है कि आप डायरेक्ट बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, गिव रीजन इन द टू सपोर्ट योर आंसर। फोकल लेंथ क्या हुई? ठीक है, तो एक किसी केस में बना लो, एक किसी केस में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखो, फोकल लेंथ अगर पता करनी है तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक चीज़ एक केस बना है -18 पे, जब क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब -19 पे रखी गई है तो इमेज बना है +18 पे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और जब -18 पे रखा गया है तो +90 पे बना है। कुछ दिख रहा है? जब इनफाइनाइट पे रखा गया था ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे इमेज बना, और जब फोकस पे रखा गया है तो इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब यहीं से तुरंत निकल गया कि जस्टिफाई 18 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, आपका फोकस होगा। कैलकुलेशन करनी पड़ी? कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ध्यान से देखो, जस्टिफाई करने में क्या जस्टिफाई करोगे, यही जस्टिफाई करो जब 90 इज, ठीक है, यही कैलकुलेशन ही, ये जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है यही जस्टिफाई करना है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट अ सीरियल नंबर दैट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज़ नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा ये देखो, -90 में रखा गया था, +18 पे बना, -60। ठीक है, ये हमेशा रिवर्स होता है कि नहीं? रिवर्स हो रहा है। ये वाली कैलकुलेशन जो है ये कहीं से मिलेगी आपको? हाँ मिलेगी। कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना? हाँ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी नहीं है? ध्यान से देखो कि इमेज डिस्टेंस -10 रखी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 रखी गई है। -10 होने का मतलब क्या है? -10 होने का मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा गया होगा, और जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाएगा तो वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, उसी साइड बननी चाहिए। तो वर्चुअल इमेज बनेगी तो माइनस में आना चाहिए ना, ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आपका प्लस में कैसे आ रहा है? मतलब ये क्या है? गलत है कि नहीं? गलत है ना? समझ में आया कि नहीं? देखो ये है, ठीक है, अगर इसके बहुत यहाँ फोकस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच रखा जा रहा है तो यहाँ कहीं इमेज बनता है ना, और इधर से इधर जब मेज़र करोगे ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को तो ये माइनस में आएगा, प्लस में तो आएगा ही नहीं। कैसे लिख दिया आपने माइनस? हैं, गलत है कि नहीं? गलत है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा दें इसको सब। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर ऑब्जर्वेशन फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए आप डायग्राम बनाइए और फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से आप निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए V/U होता है और H'/H होता है, यही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, लेंस के लिए। मिरर के लिए क्या होता है? -V/U हो जाता है और H' होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कैलकुलेशन वैसे करनी नहीं है, ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन करना है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोला है, तो अप्रॉक्सीमेट डायरेक्टली कर लो ना। 20 और ये कितना आ जाएगा? 60/20 करोगे, माइनस में 3 आएगा लगभग मैग्नीफिकेशन। ठीक है, -3 आएगा लगभग मैग्नीफिकेशन। बस इतना समझ में आया? है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यही होता है, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, ये तो क्लियर है। हाँ चलिए,
नेक्स्ट आपसे बहुत दिनों से ये बड़ी बात कहनी थी कि थैंक यू सो मच, और एक और चीज़ कहनी है अब कि ऑल द बेस्ट, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते रहिए और खूब अच्छा नंबर लेके आइए। 20 फरवरी आपके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डे है जहाँ पे आपको अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको दिखाना है, ठीक है। साइंस के नंबर आपको, ठीक है, क्या बोलूँ बता दो, साइंस के नंबर आपको एकदम ऊपर तक ले जाने हैं, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे हमेशा बहुत ज़्यादा की रही है, ठीक है, रहेगी भी, लेकिन हमेशा याद रखो कि आप जितना कैपेबल हो, इंसान हर वो चीज़ कर सकता है जो वो चाहता है, तो करके दिखाओ बस, अपने ऊपर बिलीव रखो, कर लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।